सदाघाट मंडल की आज इस जनसभा में मैं मेरे भाई एमएलए श्री दिलीप ठाकुर जी सबसे पहले माँ नवाई देवी के चरणों में मैं नमन करती हूँ। हम बचपन से ही नवाई देवी के मंदिर में जाते आए हैं, प्रार्थनाएं करते आए हैं और देवी की कृपा हम पर सदा ही बनी है और बनी रहे। मंडल अध्यक्ष पवन ठाकुर जी, पूर्व अध्यक्ष सुदेश चंदेल जी, मंडल सचिव शिव चरण जी, महिला मोर्चा उपाध्यक्ष सीमा ठाकुर जी, महिला मोर्चा हंसा देवी जी, महिला मंडल युवा मोर्चा, ये सब मेरे भाई बहन, बुजुर्गों, बच्चों, आज इस सभा में इस भरी धूप में भी आप इतनी मात्रा में आए, आपका शत शत नमन, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, इस सभा में अगर आप देखें तो 80% जो है मेरी बहनें आई हैं, माताएं आई हैं और बेटियां हैं यहाँ पर। हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। हमें किसी से डरने और झुकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देश की आबादी जो है 50% महिलाएं ही हैं। तो सब मातृशक्ति का मैं यहाँ अभिनंदन करती हूँ और स्वागत करती हूँ। सदाघाट मेरे अपने अंगना द्वारा भी गाली गणेश की तुहाने मिली ने तुहाने गलाई ने मेरे अपनी जो अपू बड़ा संतुष्टि। मैं पहले ते थी कई दिनों ते दौरा लाने की कोशिश डिग्री करने पर, खैर ऐसा लगता है सभी को कि सिर्फ एमपी बिजी होता है। ऐसी बात नहीं है। ये इलेक्शन वाला साल रहा है और भी 2-3 इलेक्शन हुए हैं, सभी की अलग अलग जगह पे ड्यूटियां हैं। मात्र मुझे अभी सांसद बने हुए 8 महीने नहीं हुए हैं, जिसमें से शपथ लिए हुए 8 महीने नहीं हुए हैं और जिसमें से 5-6 महीने तो पार्लियामेंट सेशन में गए हैं। तो सभी लोग अपनी व्यस्तता अपनी उस चीज को लेकर जो है, लेकिन ये जो विपक्ष वाले हैं, जो कांग्रेस की करतूते हैं, इन्हें उगालियां छिड़ी गए। ओ तो चली गई प्रतिभा जी जो कह रही 3 साल से सांसद नहीं दिखी, इन्होंने तो मेरी टर्म भी खत्म कर दी। सोचो 8 महीने अभी होने कहते 3 साल से सांसद नहीं दिखी। तो ये शोर मचाते हैं और मचाएंगे। आप लोगों ने इनका ट्रैक रिकॉर्ड देख लिया है, ये बिल्कुल झूठ बोलते हैं। आजकल क्या हो गया है कि थोड़ा सभी को ऐसी आदत हो गई है कि थोड़ा देखा फेसबुक को ये सब पे और सुनी और बस एक 10-10 सेकंड सुनते हैं और आगे बढ़ते हैं और आगे फिर सुनने लग जाते हैं। तो उस चीज पर चिंतन, शोध, उसके बारे में सोचना, बात करना, पहले हैं बड़े गप्पा मारना के 5-6 लोग बैठे हैं, अब हम सब अपने फोन पर लगे रहे हैं, वो बातें नहीं होती। तो उससे क्या है, हमारी भी ये धारणा बन जाती है कि भाई यहाँ सब 3 साल हुए नहीं आई सांसद, पर ऐसा नहीं है। प्रतिभा जी ने अपनी 2 टर्म में एक भी सांसद निधि नहीं दी और मैंने 8 महीनों में 3 से 4 करोड़ की सांसद निधि दे दी है। भरमौर तक मैं जाके आई हूँ। आज भरमौर के लोग जब मुझे देखते थे तो कहते हैं कि आज तक हमने सांसद का मुंह नहीं देखा। मैडम, आप यहाँ पे पहले इंसान हैं, पहले सांसद हैं जो आए हैं। तो दोस्तों, ये भ्रमित करेंगे आपको, जैसा पिछली बार इन्होंने इलेक्शन के वक्त में किया। मेरे इलेक्शन अजबी ने बड़ी साजिश की थी। देखिए तुम्हें क्या क्या नहीं बोला, मंडी में लड़कियों के क्या भाव है, मंडी की लड़कियों के कैसी मंडी है, ये सब। तो इन्होंने मुझे जो है बहुत बदनाम करने की इन्होंने मुझे कोशिश की, मेरे नाम को बदनाम करने की कोशिश की, मंडी की बहन बेटियों को बदनाम करने की इन्होंने इतनी कोशिश की। लेकिन आज देखिए, मैं जहां जहां जाती हूँ और पार्लियामेंट में मुझे सब पूछते हैं तो तुम्हारा क्या मंडी का जन्म स्थान है? क्योंकि अवश्य नहीं है कि जो तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूंसी हो वही तुम्हारा जन्म स्थान। तो मैं उनको बताती हूँ, कहते अरे वाह, हमें तो पता नहीं था कि तुम मंडी की ही पैदा हो। मैंने कहा हमारी मंडी को छोटी काशी कहते हैं। हमारे हिमाचल में जो बड़े ही संस्कारी और बड़े ही सनातनी लोग रहते हैं, और जब उनको भी पता चलता है कि भाई उन्होंने जो है एक बेटी को जो है अपना प्रतिनिधि बना के सोचा है, तो वो खुद समझ जाते हैं कि मंडी की जो जनता है वो बड़ी ही प्रोग्रेसिव है, आधुनिक है, एजुकेटेड है और महिला सशक्तिकरण में विश्वास रखने वाली है। ऐसी मेरी जनता का मैं बहुत आभार करती हूँ और मैं दिल से आप लोगों का बड़ा धन्यवाद करती हूँ कि आपने अपनी बेटी का मान रखा और आप अपने कन्या बहन का जो है आपने जो है बड़ी जो है इज्जत रखी। दोस्तों, ये जो कांग्रेस के लोग हैं, इनके तो चिट्ठे आप लोगों के सामने खुले हुए हैं, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप सब जो है सक्रिय कार्यकर्ता है,
हमारे देश में जो मोदी की लहर में जो देश उन्नति कर रहा है, जो तरक्की कर रहा है, हमें उसके साथ जुड़ना है। और जो कांग्रेस के साथ में जो यहाँ पे हुई दुर्घटना वो हो गई है, 1 लाख करोड़ से ज्यादा जो है हम पर इस टाइम जो है हिमाचल के लोगों पे कर्जा है। हम लोगों को वो देना है, हमारे आने वाली संतानों को वो देना है, हमारे बच्चों को वो देना है। दोस्तों, इतनी यहाँ पे एक आर्थिक संकट के रूप में ये सरकार ने यहाँ पर जो है भ्रष्टाचार और कुनीति चलाई हुई है। अब मुझे कहते हैं कि जी हमने कंगना का जो है वो बिजली का बिल देखा और जी वो 2 महीने का पिछला पेंडिंग था। ये सब झूठ है दोस्तों। मेरे घर मनाली में घर का बिल जो है वो मैं दिखाती हूँ, मेरे पास पूरे रिकॉर्ड पड़े हुए हैं। जहां जिस घर में कोई रहता नहीं था वो उस घर का बिल 5 से 5,500 हजार रुपए आता था। 6 कमरों का 6 बेडरूम का मेरा घर है। 3 से 4 लोग वहां काम करने वाले रहते हैं और मैं दिल्ली और मुंबई और यहाँ मंडी कॉन्स्टिट्यूंसी में माता जी के घर पे रहती हूँ। आजकल 5 से 5,500 हजार रुपया बिल आता था, लेकिन फरवरी में जो है मेरे को 90,000 से लेकर 1 लाख रुपए का बिल आया। सोचिए। और मुझे कहते हैं कि जी इसने ज्यादा बिजली यूज कर ली, तो मैंने क्या वहां पे बिजली का मैं क्या कोई ग्राहक खोली होती? अचानक मैं कोई ग्राहक खोली होती? इतनी बिजली को नहीं ले ली होती? ऐसे झूठे और ऐसे मक्कार लोग हैं। वैसे तो पूरा डेटा नहीं आ पिछले महीने रा भी होगा पेंडिंग, तब पिछले भी मेरे घर च कौन 60-17 हजार बिजली लगी रही चलाने। सारे कमा करने वाले भी परेशान हो गए। मैडम है 1 हीटर ज्यादा लगाई ले और क्या कर लेगा है बिजली 1 लाख बिजली की आएगी कि बिल। ऐसी लूट मचाई है इन्होंने। और मैं आपको एक बात बता दूं कि बिल मुझे बहुत सारे लोगों ने अपने भेजे हैं कि मैडम देखो ये क्या हो रहा है। मनाली में व्यवसायियों ने तो बहुत भेजे हैं, खासकर होटल्स के और रेस्टोरेंट के लोग तो खून के आंसू रो रहे हैं दोस्तों, खून के आंसू। 1.5, 2 लाख रुपए का इन्होंने बिल जो है उन पे फाड़ा हुआ है। सारे व्यवसायी जो हैं बिल्कुल हताश हो गए हैं, बिल्कुल निराश हो गए हैं। दोस्तों, इन लोगों की कुनीति के बारे में मैं क्या कहूँ। बस का किराया भी इन्होंने जो है वो बढ़ा दिया है। पानी पे भी बिल आना आपको शुरू हो जाएगा। वो दिन दूर नहीं है जब हिमाचल के लोग जो हैं आर्थिक संकट में आके जो है वो डिप्रेशन में और ये इकोनॉमिक डिप्रेशन में जाने वाले हैं। उसके लिए मुझे खेद रहेगा और मुझे बहुत बुरा लगता है कि जहां तो हम अब बाकी स्टेट के लोगों को मिलते हैं, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, अब दिल्ली में, जहां डबल इंजन की सरकार है, क्या वहां खुशी का माहौल है। अब आपने देखा कि जैसे ही दिल्ली में मोदी जी आए तो वहां पे आयुष्मान की योजना भी है, वहां पे शुरू कर दी और वहां के लोगों को उनकी हेल्थ व्यवस्था के अनुसार 10-10 लाख रुपए का इलाज मुफ्त मिल रहा है जैसे ही मोदी जी की सरकार आई। इस हफ्ते ही, पिछले हफ्ते की ही बात है, वक्फ बोर्ड जैसा इतना बड़ा जो है वो फैसला मोदी जी ने लिया। वक्फ बोर्ड का जाने कितने दशकों से, कितनी जनरेशन जो है वो वक्फ बोर्ड पे जो है झंडे उठा के न जाने कितने जो है वो प्रोटेस्ट कर रही थी। हमारी जनता पार्टी तो हमेशा से ही करती रही है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं थी। लोग चीख चीख के कहलाते थे कि भाई ये जो वक्फ बोर्ड है ये इस देश को खोखला कर रहा है, दिमाग की तरह खा गया है पूरी तरीके से। कांग्रेस ने उनको इस तरह की जो है आजादी दी थी कि वो कहीं भी जाके कह सकते थे कि ये गांव जो है वो वक्फ बोर्ड का है और उस पर कब्जा कर सकते थे। उनको कोई रोक नहीं सकता था, उनको कोई पूछ नहीं सकता था, उन पे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती थी। इस तरह की लूट मचाई हुई थी लोगों ने, लेकिन सिर्फ बातें ही थी। क्यों? क्योंकि ये लोग जो है किसी तर्क वितर्क से नहीं बात करते, ये सड़कों पे उतर आते हैं, सीधा बोलते हैं कि दिखाओ करके हम खूनो खून कर देंगे, हम खून की नदियां बहा देंगे, हम सड़कों पर आके जो है कुछ नहीं छोड़ेंगे। तो मेरा मानना ये रहा है, मुझे तो कहते हैं कि भाई ये लड़की बड़ी जो है जोश में रहती है और बड़े गर्म खून है इसका और ये बड़ी हिंसात्मक बातें करती है, ऐसा मुझे कहते हैं ये। तो हम क्या करें? दूसरे गाल पे भी चाटा खाएं? हमारी इस वक्त जो सरकार है संसद भवन में, उन्होंने दोस्तों ना कि सिर्फ वो देशभक्ति से भरी हुई है, ना कि सिर्फ वो देश को लेकर कर्मठता से भरी हुई है, लेकिन उनमें दम है और दम जरूरी होता है। नहीं तो आप देखेंगे कि हंसों पर जो है वो कौवे राज करेंगे। वो दिन नहीं आना चाहिए। हमारी दम वाली सरकार है और इनके कलेजे वाली सरकार है।
अमित शाह जी ने जो है संसद भवन में ललकार के बोला, मैं देखता हूं कौन इस देश में हिंसा करता है, मैं देखता हूं कौन सड़कों पे उतरता है और कैसे खून की नदियां बहेगी, मैं जो कुछ भी उपद्रव भी करने की कोशिश करेगा उसको सेट करके रखेंगे। और आज देखिए वक्फ बोर्ड जो है वो बिल्कुल यहाँ पर लागू हो गया है और इनकी जो भी जमीनें जो हड़पी हुई है, जो खाई हुई है, वो अब पूरी तरीके से सरकार के नियंत्रण में आ गई है। ऐसा दम होना चाहिए सरकार, जोश भी जरूरी होता है, अपने हक के लिए लड़ना और तलवार उठाना भी जरूरी होता है। इसीलिए मैं कहती हूं कि यही समय है, सही समय है, इसकी महत्वता को समझिए। प्रधानमंत्री मोदी कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं है, वो एक बहुत ही, चाहे देशभक्ति से आप प्रेरित समझ लीजिए, चाहे आप उनकी हिमालय की तपस्या को देख लीजिए, चाहे आप उनके कार्यकर्ता के रूप में जो उन्होंने तपस्या की है, देश को समझा है, जमीनी स्तर पे देश को समझा है, चाहे उनका खुद की जो है बचपन का संघर्ष रहा हो, बच्चे से गरीबी देखी है, हर तरह का जो है वो अभाव देखा हुआ है, उनका अपना संघर्ष, देश के साथ में संघर्ष, पार्टी में इतने संघर्ष किसी एक इंसान को जब भगवान देता है तो वो व्यक्तित्व साधारण व्यक्तित्व नहीं रह जाता। उन संघर्षों से उभर कर, उन संघर्षों से जूझ कर आते आते न जाने कितने प्रकार की शक्तियां वो अपने अंदर जो है वो उत्पन्न करता है, जागरूक करता है। उन्हीं शक्तियों से भरा हुआ है कि आज जो है वो हमें लगता है वो किसी दैवी शक्ति जो है उनमें, भाई आप सोचिए उस उम्र में वो 18-18 घंटे काम करते हैं, 9 दिन का उपवास करते हैं, वो साधारण इंसान के तो बस की क्या कोई बात है। आज तक उन्होंने इतने कार्यकाल में एक भी छुट्टी नहीं ली, तो क्या कोई साधारण बात है। तो दोस्तों आप तो सब सक्रिय कार्यकर्ता हैं, आप तो मुझसे बहुत अच्छे से समझते हैं, मुझसे बहुत ज्यादा समझते हैं, और आप ही लोगों की वजह से जो मैं आज यहाँ पर हूँ, आप ही लोगों ने मुझे जिताकर यहाँ पर भेजा हुआ है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। हमें तो बस ये समझनी है महत्वता जिसकी है कि यही समय है, सही समय है। अगर मोदी जी के कार्यकाल में हम एक डेवलप्ड नेशन नहीं बन पाए, अगर एक वर्ल्ड पावर नहीं बन पाए, तो हम ये काम कभी भी नहीं कर पाएंगे। ये इस समय की वास्तविकता है। तो हमें समय की जो है वो जरूरतों को समझते हुए एक संकल्प करना है, दृढ़ निश्चय करना है कि जो हिमाचल जो इस दौड़ में पिछड़ा जा रहा है, इसको साथ लेके चलना है। अब चुनाव भी आने वाले हैं और जो गलती हो गई उस गलती से निकलकर जो है उन्नति के पथ पर निकलना है। मेरे भाई दिलीप जो है, इन्होंने जिस तरह से बताया कि जो जो इनकी डिमांड है, जो जो इनकी काम है, देखिए जमीन से आज जुड़े हुए जो इंसान ऊपर पहुंचे हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी अगर इनका सहारा ना होती, अगर भारतीय जनता पार्टी मेरा सहारा नहीं होती, तो हम लोगों को कौन पूछता। हम लोगों को कोई पूछने वाला नहीं था। हम जमीन से लाए हुए हैं, हम एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं और हमारे परिवार के कोई ऐसे राजा बाबू या इस तरह के हम लोग नहीं हैं। तो हमारी जो अपनी ये जमीन से जुड़ी हुई पार्टी है दोस्तों, हम इसे आगे लेकर जाना है। और आप लोगों को जैसे कि सक्रिय अभियान की जो भी हमें बताया है, जितने भी हमें मेंबर्स बनाने हैं, जो जो कार्यक्रम करने हैं, उसमें मैं भी सक्रिय हूँ बिल्कुल। और दोस्तों और ज्यादा से ज्यादा लोगों को साथ लेकर चलिए, इस रास्ते पर चलकर नरेंद्र मोदी जी के शक्ति का एक हिस्सा बनकर, उनकी सेना बनकर जो है इस देश को उन्नति के प्रति 2047 का जो उनका सपना है, विकसित भारत का जो सपना है, हम उस सपने से जुड़े हुए हैं। और उस सपने को साकार बनाने के लिए मेरी सारी मातृशक्ति, मेरे सारे भाई, मेरे सारे बंधुओं का मैं बहुत अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों इसके साथ ही जो संसद निधि की भी जो डिमांडें हैं यहाँ पर, मेरा तो दिल आप लोगों के साथ है बिल्कुल, लेकिन मेरी केंद्र से भी ये शिकायत रहेगी कि जिन जिन एमपीज के पास जो है 5-6 विधानसभाएं हैं, उनको भी 5 करोड़ की राशि मिलती है, और मेरे पास 12 विधानसभाएं हैं, मुझे भी 5 करोड़ की राशि मिलती है। डिवाइड करके हमें बता दो कि इस विधानसभा को इतनी सांसद निधि दे दो। लेकिन ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा एक ऑकवर्ड हो जाता है, क्योंकि पंचायतें भी बहुत ज्यादा है। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि सांसद निधि तो एक मात्र फॉर्मेलिटी सी है, देने के लिए तो प्रधानमंत्री जी ने पूरा अपना जो है, जो भी है वैसे प्रोजेक्ट हम हिमाचल में लाएंगे। हम केंद्रीय विद्यालय से लेकर
4 लेन से लेकर 6 लेन से लेकर एयरपोर्ट से लेकर ये काम में आप मुझे लगाइए। और जैसे मेरे भाई दिलीप जी ने कहा कि मंत्रालयों में जो है मेरा एक अच्छा एक कनेक्शन है, वो मेरा एज अ फिल्म स्टार भी था। एमपी बनने से पहले भी जो है मैं डायरेक्ट बात कर पाती थी माननीय मंत्रियों से, तो ये एक अच्छी बात है। तो ये एक मुझे मेरे हाई प्रोफाइल करियर से करके एक अच्छा चीज मिलता है। तो इस चीज का मुझे मेरे नेताओं को पूरा आपको फायदा उठाना चाहिए और बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है हमें हिमाचल में लाने चाहिए दोस्तों। जैसा कहेंगे वैसा हम उस मंत्रालय में जाकर वैसा प्रोजेक्ट लाएंगे। आज धूपा भी बढ़ रही है, कभी गर्मी थी बड़ी भारी की, पिछले 2 दिन बड़ी भारी गर्मी हुई, तो आप फिर भी इतनी गर्मी में आई और बाकी आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय सांसद जी, आपने हमारी समस्याओं को ध्यान से सुना और पूरा करने का आश्वासन